आम्ल क्षारक एवं लवण ना, एसिड बेस एंड साल्ट ना। तो आम्ल, लवण और क्षारक, आम्ल, क्षारक और लवण। देखो रसायन विज्ञान में 3 महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है ना, जिसका नाम क्या है? आम्ल, क्षारक और लवण। लवण है तो रासायनिक रसायन विज्ञान प्रमुख पदार्थ जिसको हम पढ़ते हैं जी। तो पहला कहता है कि आम्ल, दूसरा कहता है क्षारक, तीसरा कहता है लवण। तब बात आता है आम्ल को एसिड कहते हैं। कहते हैं एसिड। एसिड का गुण देखिए, कहता है कि एसिड अगर कोई पदार्थ अगर एसिड है ना, उसको ना हम जल के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ? जल के साथ। अगर पानी के साथ अगर उसको डालेंगे तो इसमें ना हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। मतलब कि H+ आयन उसमें से मुक्त होगा, आयन निकलेगा। जब उसको हम किसी पानी में, अम्ल को पानी में डालेंगे तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। पहला गुण है कि क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो क्या है? अम्ल है। अगर दूसरा बात कहता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे आम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है जी। लगभग सभी आम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। इसको जांचने के लिटमस पेपर आता है। क्या आता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर देखो, लिटमस बिलियन जो होता है ना, बैगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? बैगनी रंग का रंजक। बैगनी रंग का एक रंजक होता है। ये थाइलोफाइटा समूह के पेड़ों से पाया जाता है, पौधों से ना। थाइलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं जिसका नाम क्या है? लीचेन। नाम क्या है? लीचेन। तो लीचेन के जो पेड़ होता है ना, उसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है इस सूचक को ना, लिटमस बिलियन को। अब भी इसी से पेपर बनाया जाता है ना। ये बात करता है, एक और बात करता है कि जो बैगनी रंग होता है ना, जब लिटमस बिलियन का जब बैगनी रंग हो गया तब कहता है कि नहीं अम्लीय है ना क्षारीय है। कहती है ना अम्लीय ना क्षारीय है। अगर इसका कलर अलग होगा तो या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। अब बात करता है कि जो नीला लिटमस पेपर है उसको लाल कर देता है। आम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। रमेश है जी, लिटमस पेपर लाए हैं जी। इस पर लिया है, एगो आम्ल डाल दिए हैं। जी। तो जो नीला लिटमस पेपर है, हाँ। इसका रंग लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा जी। इसीलिए कहा गया कि जो आम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना। दूसरा बात कहता है यह धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त जब करता है। धातु इसमें मतलब कि धातु के ऊपर जब हम आम्ल गिराएंगे तो आम्ल गिराने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। तो पहले बात देखें कि पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, H+ आयन निकल रहा है। H+ निकलेगा तभी काती कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो नहीं कहलाएगा। दूसरा गुण है कि खट्टा होता है। तीसरा कहता है नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। चौथा कह रहा है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है ना। जी। अगला बात कहता है कि जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। जब आम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाता है, इसके साथ जल का निर्माण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, फिर NHO3 ना, ये सब इसके प्रबल अम्ल है ना। ये सब अम्ल बता रहे, तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। 3 को एग्जाम्पल का हो जाएगा अम्ल का आपको ना। धीरे धीरे क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे कौन कौन एग्जाम्पल है। देखो एक बात गौर से देखेगा, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा। देख है सब में हाइड्रोजन है सब में ना। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ड्रॉबे करता। आगे देखो ऑक्सीजन भी है ना, 4 गो 3 गो। आपको उसके बाद पता चलेगा कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर ही बताया जा सकता है कि कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल। प्रबल करने का मतलब कि जो ताकतवर होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा आयन देता होगा ना, लीना जो कम होगा वो दुर्बल होगा। हाँ। आगे कहता है कि जो क्षारक है ना,
कहता है जब क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया तो करता है। हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। OH माइनस आयन बनाता है, क्या बनाता है? OH माइनस। देखो अम्ल H प्लस आयन दे रहा था, हाँ, ये OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन आयन। ना, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। देखो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा, और जहाँ जहाँ है तहाँ तो ऑक्साइड लगेगा, ये सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ना, बुझाया? तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब बात आता है कि लिटमस पेपर पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा जी। आए, तो ये ना लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उल्टा किया देख, ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर रहा है जी। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। अब बात ये जैसे धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है, तो ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि बात देखो, ये जो क्षारक है अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो लवण और जल बना रहा है यहाँ पर जी। उसी प्रकार ये अम्ल था और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाया है। कैसे देखो, तो अम्ल और क्षारक दोनों तो मैच कर रहा है, तो अम्ल और क्षारक मैच न कर रहा है, तो बनाएगा तो क्या प्रोडक्ट है ना, तो लवण और जल बनाता है जब अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब, चाहे क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब। अब इसका एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब इसका एग्जांपल है। बहुत सारा इसका एग्जांपल हो सकता है किसी। ETC। अब बात आती है लवण की, साल्ट का, किसका? लवण की, साल्ट का ना, जी। जो साल्ट है क्या कहता है कि अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है, किसकी अभिक्रिया? अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन होता है, क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण होता है। न्यूट्रलाइजेशन जब होगा ना तो लवण बनेगा, क्या बनेगा? लवण बनेगा। देखो ये अम्ल और क्षारक मिला तो लवण बन रहा था, हाँ, यहीं पर बन रहा था जी। हैं? जी। तो ये तो कहा है कि अम्ल और क्षार जब मिलेगा तो कथी बनेगा? लवण अम्ल प्लस लवण लिखे हैं। हाँ, सॉरी, अरे बाप रे बाप, तो हम निगल लवण लिख दिए। अरे क्षारक, अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो कथी बनाएगा? लवण। सही करिए जी ना, अम्ल और क्षारक जब मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, साल्ट बनना शुरू हो जाएगा। सही कर लिया जी। देखो पर कहता है कि इस ना स्वाद में क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, कैसे होता है? कड़वा लिखा है नहीं, स्वाद में कैसे होता है? कड़वा होता है, खट्टा होता है। लिख लेते हैं। हाँ लिख लो, स्वाद लवण स्वाद में कड़वा। हाँ, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा, कड़वा होगा ना। हो गया जी। आगे देखो, आगे कहता है कि जो लवण है वो लिटमस पे स्वाद में नमकीन होता है, कैसा होता है? पहले इसको देखो, स्वाद में किसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। इसका स्वाद कड़वा होगा, इसका स्वाद खट्टा होगा, इसका कड़वा, इसका नमकीन जी। इससे क्या होगा? इसका होगा खट्टा, इसका होगा नमकीन, हाँ। इसका होगा कड़वा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षारक स्वाद में कड़वा और लवण स्वाद में नमकीन ना। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डलता है, मतलब कि जो लवण होता है लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं डलता है। ये तो देखो नीला लिटमस को लाल किया था, ये लाल लिटमस को नीला किया था, आई कुछ नहीं कर रहा है, हम तुमको छुएंगे तक नहीं। अब कहता है इसको जल में, अगर इसमें जो है लवण है ना, बहुत सारा लवण जल में घुलनशील होता है और अघुलनशील होता है, मतलब घुलने वाला भी होता है, नहीं घुलने वाला भी होता है ना, दोनों प्रकार का होता है। अब कहता है कि ना इलेक्ट्रोलाइट्स, कहता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर। इसका अर्थ होता है पानी में घुलने पर आयन देता है, पानी में घुलने पर क्या देता है? आयन देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ये जो लवण है क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का अर्थ है कि जब पानी में घुलेगा ना तो आयन देगा, क्या देगा? आयन देगा, आयन देगा। NaCl, जैसे कि NaCl मान के चलते थे, Na प्लस देगा, Cl माइनस देगा ना, तो ये आयन टूट रहा है, प्लस माइनस में आयन टूट जाएगा ना जल में घुलेगा तो, वही बात कर रहा है। इसका एग्जांपल देखेगा तो NaCl हो जाए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ना, तो NaCl के CaCl2 ना। तो यह जो इसका हो गया का थी एग्जाम्पल, बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल, हम तीनों को देख लिए। अब आता है लिटमस विलियन, लिटमस विलियन तो देख लिए हैं जी। लिटमस विलियन देख ना, लिए हैं। लीचेन के पौधों से बना है
थैलोफाइटा समूह का ग्रुप है, पुत्ता थैलोफाइटा समूह का ग्रुप है लीची ना। आई जब बैंगनी रंग का होता है तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। अब आता है कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म सबसे पहले बात आता है कि अम्ल और क्षारक सूचक तथा गंधीय सूचक इसका गुणधर्म है। पहले सूचक के बात किए जाए तो कहता है कि प्राकृतिक रूप में बहुत सारे, जैसे कि लाल पत्ता गोभी है ना, हल्दी है, हाइड्रोजिया है ना, फिर आपका पेट्रोनिया है, फिर जारिनियम है, फिर कई सारे के फूल के पत्ती के पंखुड़ी है ना, जो लिखे है उतना एग्जाम्पल लाल पत्ता गोभी हल्दी इत्यादि ना लिखे है ना। ये सब अम्ल क्षार का सूचक बताता है ना। सबका कलर अलग अलग है। अम्ल को है मतलब कि कोई कलर आएगा तो अम्ल हो जाएगा, कोई आएगा तो क्षार हो जाएगा। इस सूचक बता रहा। और वहीं पर बीता है रंग का सूचक, गंध का भी सूचक होता है। इसी गंधीय सूचक अल्फैक्टरी के नाम से जाना जाता है ना। गंधीय सूचक कहता है कि जैसे कि अम्ल और क्षार के साथ ये मिलेगा तो इसका गंध बदल देगा। गंध कथी करेगा? बदल देगा। अम्ल के साथ जाएगा तो अलग गंध बदलेगा, क्षार के साथ जाएगा तो अलग गंध बदलेगा। हाँ, इसका खुशबू मतलब खुशबू कहो बदबू कहो जे कहो बदलेगा, लेकिन जरूर। तो जो आपका प्राकृतिक पदार्थ में से प्राकृतिक जो सूचक बता है, इससे फिर रंग बदलता है। क्या बदलता है? रंग बदलता है। रंग बदलने का काम करता है। अब आगे दूसरा गुण नंबर 2 कथी कह रहा है? कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। जो अम्ल होता है ना, क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो पहले ये बता दिए कि धातु के साथ जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी प्रकार जो है अम्ल क्षारक भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कभी लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस से बनाएगा ना। तो दोनों सेम है ना, तो ये पहले देख चुके हैं। अब कहता है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई का है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ना। कहता है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा ना। तो कहता है कि या तो अगर आप धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाने का काम करता है ना। तो इसको याद रखना, ये भूला जाता है सब। कथी कह रहा है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अभिक्रिया करेगा तो अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ। या तो ये अभिक्रिया करेगा तो सेम बनाएगा, ये अभिक्रिया तो लवण बनाएगा और कथी बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करेगा ना। लवण कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब वही बात होता है, देखो बस अब एग्जांपल में देखा जाए कि चूने का जो पानी है उसमें अगर हम कथी डालेंगे? धातु कार्बोनेट डालेंगे, चाहे क्या है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर चूने के पानी में डालते हैं तो कहते बताया श्वेत अवक्षेप बन रहा है, CaCO3 बन रहा है और H2O बन रहा है, जल बन रहा है। अब देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है तो CO2 में है तो CO3 है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं रहा है भाई। आगे देखो कहने कहा है कि CaCO3 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखो यहाँ पर बन गया ना HCO3 का होल ट्वाइस ना। अब बताइए अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये तो देख लिए अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा परस्पर तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, उदासीकरण अभिक्रिया होगा। लवण और जल बनाने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल में क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl बना रहा है, H2L सोडियम क्लोराइड बना रहा है और जल बनाने का काम कर रहा है ना। अब बात आती है कि अम्ल के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल। तो इसको याद करना पड़ेगा, याद रहेगा तो ऐसा समीकरण आपको पहचान लीजिए, नहीं याद रहेगा तो पहचान लीजिए। तो धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। क्या बनेगा? लवण और जल बनाने का काम करेगा। और कहता है कि क्षारक के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड अगर करेगा, किसके साथ? क्षारक के साथ। तो कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है। क्या है? क्षारक है। हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं रहा। देखो क्षारक के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड अगर अभिक्रिया करेगा तो कहा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहती है क्षारक है, धात्विक ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। इसका मतलब ये है कि जो धात्विक ऑक्साइड जो है ना, ये अम्लीय प्रवृत्ति क्या कैसे लवण और जल तो बना रहा है दोनों
ये तो लवण मिला है तो जले बना रहा था। क्षारक है एहू में देखो धात्विक ऑक्साइड है, एहू में अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड होता है अम्लीय प्रवृत्ति का दिखाता है ना, किस प्रवृत्ति का? अम्लीय। उसको लिखे अम्लीय प्रवृत्ति। अब कहता है कि जब जल में तनुकरण के बात आता है, किसका बात? तनुकरण का। तनुकरण ना, जब डाइल्यूट तनु करेंगे, डाइल्यूट मतलब पतला करना, गाढ़ा को पतला करना ना। जैसे मान के चले कि जलेबी के रस, तो बताओ सांद्र होता है कि तनु होता है? तनु मतलब पतला, हाँ। सांद्र मतलब गाढ़ा। तो बताओ गाढ़ा होगा जलेबी के रस गाढ़ा, तो वो हो गया सांद्र। और रसगुल्ला के रस जो होता है वो हो गया तनु, वो पानी लेखा रहता है ना। तो कह रहा है कि जब जल में अम्ल या क्षारक आता है तो आयन की जो सांद्रता होती है, आयन की जो सांद्रता होती है, कि OH माइनस बना रहा है, H प्लस बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा, तो प्रति इकाई आयतन में जो कमी आएगा, अगर प्रति इकाई आयतन में जो कमी आ रहा है उसी विधि को तनुकरण कहते हैं ना। उसको पतला करने की विधि को तनुकरण कहते हैं। अब बता पीएच स्केल क्या देता है? पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल जो है ना, पीएच में पी से कथी होगा और एच से कथी होगा, पहले समझो ना। पी जो शब्द बना है, पी जो शब्द बना है, वो बना है आपका किसका? पुसांद को, पुसांद से, पुसांद ना, पुसांद से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कथी कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में इसको कहता है प्रोटेजन। देखो प्रोटेंज ना, प्रोटेंज जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का प्रोटेंज शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। किसका अर्थ होता है? शक्ति। कितना का अर्थ होता है? शक्ति। अब कहता है कि जो शक्ति है, किसका शक्ति? हाइड्रोनियम का शक्ति। किसका? हाइड्रोनियम का शक्ति। जो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है ना, हाइड्रोजन का पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन तो दे रहा है ना, H जो है हाइड्रोजन को दर्शा रहा है ना। तो प्रोटेंज है ना, आपको बात कर रहा है कि जो पीएच तो समझे, पावर दिखा रहा है इसका। अब बात आता है पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल सिंपल एक स्केल है ना, उसमें 0 से लेके 14 तक अंक होता है। अब बीच में होता है 7, अरे आधा होगा ना, बीच में 7। अब कहता है 7 से अगर ऊपर चलिएगा 14 की तरफ, 7 से ऊपर चलिएगा 14 की तरफ, तो बेस मतलब कि क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? क्षारीय प्रवृत्ति। बात बताओ, जब क्षारीय प्रवृत्ति आएगा तो OH बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। OH बढ़ेगा, OH बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा। अरे OH माइनस बढ़ेगा, जिसमें ज्यादा OH रहेगा वो ज्यादा प्रबल न होगा क्षार, और जिसमें H प्लस ज्यादा वो ज्यादा एसिड न प्रबल होगा। हाँ, तो ये करा कि जो H अगर 7 से नीचे चलिएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से ऊपर चलिएगा तो क्षारीयता बढ़ेगी ना। तो जो 7 पर रहेगा तो उदासीन होगा, 7 पर रहेगा तो क्या होगा? उदासीन। 7 पर अगर आ रहे हैं तो क्या होगा? उदासीन। इसी प्रकार से बहुत सारे चीजों का, जैसे कि दूध का, शरीर के तापमान का ना, नींबू का और जो है जठर रस का अलग अलग पीएच मान होता है इसी स्केल पर ना। तो स्केल के बात की जाए जठर रस, जो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो जठर रस पाया जाता है, उसका जो पीएच मान होता है 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है। जठर रस का। किसका? जठर रस का। जठर रस का मान कितना होता है? 1.2 1.2 पीएच। तो मान के चलिए कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा खट्टा होगा। जब खाना खाते हैं तो जब जठर रस बहुत खाना खा लेते हैं तो जठर रस अंदर से निकालना शुरू होता है, खट्टा खट्टा लगता है, जड़ता है अंदर से ना, तो जठर रस निकल रहा होता है। अब बात आता है नींबू का रस का। किसका? नींबू का रस का। अगर नींबू का रस का बात करें, किसका? नींबू का रस लिख लेंगे, हाँ लिखना होगा। 2.2 होता है। कितना होता है नींबू का रस का? 2.2। उसी प्रकार अगर बात की जाए शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7, जल का पीएच मान 7, जल का पीएच मान 7। अब बात करता है रक्त का। कितना? रक्त का, ब्लड का कितना होता है जी? ब्लड का होता है 7.4, 7.4 ना जी, 7.4 बुझाया। तो 7.4 किसका पीएच मान होता है? ब्लड का। तो बताओ बड़ा ब्लड जो होता है क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? खून अम्लीय कैसे? क्षारीय ना होगा, और नींबू अम्लीय होगा। नींबू खट्टा होता है। वही बात कहा है कि आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच मान 10 होता है। कितना होता है? 10। तो क्षारीय होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10,
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। उसी प्रकार बात किया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका 14 होता है। सबसे ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादातर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 14 नंबर पर होता है। कितना नंबर पर? 14 नंबर। तो क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा? क्षारीय हैं? क्षारीय होगा ना। अब इसी प्रकार का आ रहा है, आपको चार्ट दिया है, कहा कि बताओ खाना जब खाते हैं ना, जैसे कि आपको अचार देख के मुंह में पानी आता है, तो काहे आ रहा है? पहले ऐसा देखा नहीं, मान के चलो कि दिन में एक बार नहीं देखा, एक बार देखेगा, तब देखने से पहले देखने के बाद दोनों में जो मुंह का पीएच मान होता है बदल जाता है, सलाइवा का पीएच मान बदल जाता है। तो सलाइवा का जो पीएच मान करा वही सलाइवा का पीएच मान कितना होगा बताइए, तो लिखना है आपको ना। फिर करा कि खाना खाने के बाद कितना हो जाता है, खाने से पहले कितना होता है, नींबू का रस का कितना है, रंगहित वतित पेय का, गाजर का रस, कॉफी, टमाटर का रस, नल का जल का अति जो है पीएच मान, ये सब का आपको पीएच मान लिख के लाना है। कैसे करना है, इसमें भर देना है, भरल है, कॉपी में लिखना होगा। अब बात करता है कि जो शरीर होता है ना, पौधा और प्रेत करा है कि जो मानव शरीर जो का पीएच जो मान होता है, मानव शरीर का पीएच मान कितना से कितना होता है? देखो मानव शरीर का अगर बॉडी का बात किया जाए, किसका बात? बॉडी का तो 7.0 से लेकर 7.8 तक, कितना? 7.0 से लेकर 7.8 इसके परास में रेंज में रहता है मानव शरीर का पीएच मान, इतने परास में रहता। तो बताओ मानव शरीर का जो पीएच मान होता लगेगा, तो मानव शरीर का जो पीएच मान है बताओ, अम्लीय है कि क्षारीय? क्षारीय होगा ना। खट्टा तो नहीं लगता मानव का शरीर, कैसे लगता है? क्षारीय लगता है, नून क्षारीय लगता है, कारवा कारवा लगता है। हाथ को चाट के देखना, बता रहे हैं, लगता है, चाटना नहीं है। और सही बात करें, जब अम्लीय वर्षा होगी ना, एसिड रेन हो जाता है। कथी हो जाता है? एसिड रेन। आंसू भी नमकीन नमकीन लगता है जी, लगता है क्षारीय लगता है, क्षारीय लगता है। कहता है कि देखो गौर से, अब कहता है एसिड जो रेन हो रहा है इसका पीएच मान कितना होगा? जैसे कि बारिश से मौसम से पहले फर्स्ट जो वर्षा होती है, पहला वर्षा फर्स्ट बार, तो हमें बहुत सारे अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। कभी कहा जाता है एसिड रेन। तो इसका जो पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। 5.6 होता है। कितना होता है एसिड रेन का पीएच मान? 5.6। सर्दियों में हाँ, साफ दिया हुआ है, ठीक लगा दीजिएगा, हम लिख के लागल है। हाँ ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे कि अपना ही आता पीएच मान, पृथ्वी का पीएच बताओ, पृथ्वी का जो मिट्टी है अम्लीय की क्षारीय? अभी पता करना कर ना आपके। देखो खेती भी होता है ना, तो सब कोई चीज होता है जो अम्लीय प्रवृत्ति में हो जाएगा, कोई फसल कोई क्षारीय में होगा, कोई लवणीय, तो सबका जांच कराना पड़ता है और तब जाके पौधा लगाया जाता है खेत में। तो मिट्टी में भी मौजूद अम्ल क्षार तक आपकी जानकारी मिली, तब खेती करने पर आपका फायदा जाएगा ना। तो जांच होता है, जब जांच। अब बात का है कि जो दूसरे ग्रह पर अम्ल पदार्थ होता है, क्या मान से अपना यह अम्ल है, तब शुक्र पर भी तो अम्ल होगा। तो कहता है कि शुक्र का वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे परत से पीले बादलों से बना हुआ है। क्या आपको पता है? बता है जो शुक्र है, वेनस है, तो शुक्र का जैसे का वायुमंडल अपना है, तो आप अपना वायुमंडल नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स है, आर्गन है, नहीं सब मिक्स है। लेकिन वही बात है शुक्र का, तो शुक्र का जो सल्फ्यूरिक अम्ल से है, बताओ उसका वायुमंडल ये सल्फ्यूरिक अम्ल से, और उसका जो बादल है वो श्वेत और पीले बादल होते हैं। बताओ पीला पीला बादल होगा, अपना नीला नीला बादल है तो कहाँ होगा? पीला पीला। और सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा हवा में ना, जब हवा आपके मुंह में आएगा तब भैया बाप रे खट्टा लग रहा है ना। तो वहाँ जिंदगी संभव है? नहीं ना संभव है। तो ये बात का है कि वहाँ पर संभव जीवन नहीं है। ये इतना पर हो गया समाप्त, हम आगे देखेंगे का। अब देखो पीएच मान का पाचन तंत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है ना, हमारे जीवन में पाचन तंत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ना पीएच मान। मान के चलते कि बहुत सारा जब खाना खा लिया जाता है ना,
तो जो पीएच मान होता है ना हमारे शरीर का अनबैलेंस्ड हो जाता है ना, कहता है कि एसिडिटी हो गया है। कहने का अर्थ है हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ गई, अम्लीयता बढ़ गई है। अम्लीयता जब बढ़ जाएगी तो उसको कम करने के लिए क्षार चाहिए। क्या चाहिए? क्षार चाहिए ना, क्या चाहिए? क्षार। इसलिए हमारे पेट में जब खाना जैसे भोज है और आज के भोज में अगर खा लेता है कौस के आदमी ना, तो घर आ रास्ते में वही कहता है कि पेट में गैस बन रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसमें से पेट में से बाहर निकलना शुरू होता है, खाता खाता डका रहता है, बहुत खतरनाक ना। अगर ताकि बड़ी दर्द कर रहा है पेट, तो उसको कम ठीक कैसे किया जाए? तो भाई अम्ल उसका पेट में ज्यादा हो गया है तो कथी देंगे? छाड़ देंगे, तब ना लवण बन जाएगा और तब ना उदासीन हो जाएगी, ये लगी छाड़ दिया जाता है। तो वो एंटीसीड अम्ल कहते हैं। एंटीसीड जो अम्ल होता है ना वो उदासीन करने का काम करता है, मतलब कि अम्ल के विपरीत कार्य करता है। अम्ल के विपरीत काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहती है एक दुर्बल प्रकार का क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक दुर्बल प्रकार का क्षार है ना। इसका भी यूज होता था ना किसके कम करने के? एसिडिटी के। जैसे कि इनो आता है, इनो कथी है? एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ ही है। क्षारीय इनो जब पी लेता है तो आदमी 5 सेकंड में कहता है 6 सेकंड वाली राहत मिलेगी एसिडिटी से जी ना। अभी जीरा वाला आ रहा है हाँ। ना। अब देखिए बात करता है कि पाचन तंत्र की बात हो गया कि आपको पूछेगा पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, तो कहेंगे जब अधिक भोजन करने के पश्चात हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकलता है अधिक मात्रा में, हमारे पेट में ज्वलन उत्पन्न होती है ना। इस ज्वलन को कम करने के लिए ना हम क्षारीय प्रवृत्ति जो एंटीसीड का उपयोग करते हैं ना, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति तो उदासीन हो जाती है, तो हमें राहत पहुंचाता है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया एग्जाम्पल। आपको कह रहा है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांत भी कभी झड़ने लगता है सबका। तो पहले तब बात जानिए कि जो मुंह का जो पीएच मान कम से कम दांतों का क्षय प्रारंभ होता है 5.5। जब मुंह का दांत का जब होगा, दांत का जो पीएच मान 5.5 हो जाएगा ना, तब यह दांत झड़ना आपका शुरू होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा ना। एलागी कहता है संरक्षित वो करना है तो 5.5 से कम रखना पड़ेगा आपको ना। 5.5 से कम रहेगा आपका मुंह का पीएच मान, तो दांत सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। इसलिए इसको साफ करना पड़ेगा ना। बैक्टीरिया वायरस जब पीएच मान ज़्यादा हो जाता है 5.5 से प्लस में जाता है, तब पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा, तब बैक्टीरिया आपके दांतों को खा जाएगी ना। अब बात करता है पशु और पौधों का उत्पन्न है आत्मरक्षा। जैसे कि मान के चलते हैं मधुमक्खी काटा है, हाँ, मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी जब काटता है ना उसके डंक में ना करा कि मधुमक्खी काटता है ना, तो उसके डंक में ना अति जो है आपका एक अम्ल पाया जाता है। कभी पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है ना। जैसे कि आपको चींटी के डंक में भी देखेगा, और जो है किसके डंक में अम्ल की अति मधुमक्खी के डंक में ना फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कभी पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मान के चलिए फॉर्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक अम्ल है तो काट लिया है ना, क्या काटा है? जब काट लेता है आपको मधुमक्खी तो उसको क्या करते हैं? उस पे प्याज लगाते हैं। प्याज काहे लगाते हैं? क्योंकि वो तो ये बताओ प्याज खट्टा है कि कड़वा? कड़वा है तो क्षारीय होगा, और फॉर्मिक अम्ल किया है तो कथी है? अम्ल है, तो क्षार अम्ल मिलेगा तो कथी हो जाएगा? उदासीन होगा, आराम पहुंचाएगी। ये लगाते और सही कहता है कि खुरपी से रगड़ो। हाँ जी का है आम है जो लोहा होता है ना, धातु होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। धातु का कहता है क्षारीय प्रवृत्ति का। अम्ल काटा है, अम्ल जैसा क्षार रगड़ेंगे बार तो आराम उदासीन होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि जंगल में जा रहा है पशु, जंगल में बहुत सारा पेड़ में अम्ल पाया जाता है ना। जैसे कि नेटल का एक पौधा होता है, किसका? नेटल का एक पौधा होता है ना, उसके बालों में डंक मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल ना। जो नेटल का पौधा होता है जंगल में, उसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। वो चुप जाएगा ना तो आपको बहुत सारा जलन होगा। कभी होगा जलन होगा। अब बताओ इसको ठीक कैसे किया जाएगा? अब जंगल में है ना, तो ठीक कैसे करेंगे बताओ? ठीक मिथेनोइक अम्ल का स्राव जो है कैसे रुकेगा? मतलब कि जो स्राव हुआ है उसको कम करने कैसे कम करेंगे? जंगले में है तो
जंगल में ही जंगल में ही होगा उसका भी। हाँ, डॉग का पेड़ है। किसका पेड़ है? डॉग नाम है डॉग का। डॉग का जो पेड़ है वो नेटल का पेड़, जो नेटल का पेड़ होता है उसको उदासीन कर देता है। क्या करता है? उदासीन कर देता है। डॉग के पत्ती को लेके अगर लगा लेते हैं आप हाँ। उसके डंक पर तो ये उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगा। आपका जो है प्रभाव खत्म हो जाएगा ना। तो यह इसकी विशेषता थी ना। कहने का अर्थ है कि प्रकृति जो है अगर नुकसान पहुंचा रही तब फायदा करने का पहुंचा रही है, मतलब उसको बचने का भी तरीका आपको दे रही, जानकारी आपको इकट्ठा अपना से करना होगा ना। जी। अब बताता है कि प्राकृतिक में कोई स्रोत दिया है, उसका पीएच मान आपको बताना है और कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक में जो चीज है उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कि देखो करा है कि प्राकृतिक सिरका, पहले ना सिरका लोग खाता था, पी लेता था सिरका ना। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा में सिट्रिक अम्ल, क्यों नाम? सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। उसमें इमली में टार्टेरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। और खट्टा दूध है तो लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और उसके बाद नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल ना। और उसके बाद चीनी है, जो चींटी का दाना मिथेनोइक अम्ल, इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी का मिथेनोइक अम्ल, तो मिथेनोइक अम्ल है। और कहता है नेटल का डंक में तो मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल ना। ये सब अम्ल है और दिया है वस्तु के नाम, इसको लिख लेना है ना। सर इसके बाद लिखेंगे उहे सब। हाँ। एकरा बाद शॉर्टे में लिखेंगे, शॉर्टे में लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या। अब कहता है कि लवण में पीएच महत्व, देखो गौर से ये कुछ समझ ही लो बात इसको भी। कहता है कि देखो नमक जो होता है, नमक का पीएच मान कितना होगा बताओ तो? नमक लवणों का पीएच मान को आ रहा है कि बताओ नमक का पीएच। देखो क्या के पता, पहले बताओ लवण उदासीन है कि क्षारीय है कि अम्लीय है? तो पीएच मान कितना होगा? बात करते हैं। लवण का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। तो नमक का पीएच मान। अब ये बात क्या है कि अगर प्रबल और दुर्बल के बात किया जाए ना तो अलग अलग हो जाएगा भाई। तो साधारण नमक कैसे बनता है? साधारण नमक बनने की विधि ना। तो डांडी मार्च में जैसे गांधी जी बनाए थे आसवन विधि के द्वारा। कौन विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा नमक बनाया जा सकता है। जो जैसे समुंदर है ना, तो समुंदर विश्व के कई सारे समुंदर है जिसके किनारे किनारे पर नमक, समुंदर में जितना भी पानी है नमकीन पानी है, तो उसका जो क्रिस्टल होता है वो किनारे किनारे इकट्ठा होता है। और उससे हम क्या करते हैं, नमक उस खनिज होता है उससे हम प्राप्त कर लेते हैं आसवन विधि के द्वारा नमक। रुको तो लिखे नाम समझा ले पड़े। हो गया हम लोग का। समझाइए। देखो लवणों का है, लवणों में पीएच अभी हम देखे थे ना। एक साधारण नमक पीएच देखे। साधारण नमक किसको कहेंगे? देख NaCl को ही साधारण नमक कहते हैं। NaCl को कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। पूछेगा फार्मूला आ जाएगा ना अथी में प्रैक्टिकल जमा करने, तो मैं पूछ लेता है बताओ साधारण नमक के फार्मूला बताओ। ये पूछेगा कि नहीं जाएगा जमा करेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी फेमस है। तो ये साधारण नमक यही है, सोडियम क्लोराइड। नाम में कहता है सोडियम क्लोराइड। कहता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम क्लोराइड में जब जल हम डाल देते हैं तो सोडियम है हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन है क्लोरीन बनता है, और जो है कथी बनता है? हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जो बनता है एनोड पर बनता है, कैथोड पर कथी बनता है? हाइड्रोजन। अब विरंजक चूर्ण कथी कहता है? विरंजक चूर्ण जो है ना, देखो कथी है, देखो चूना का फार्मूला लग रहा है Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा कि आपका CaOCl2 + H2O बना रहा है। तो ये विरंजक चूर्ण बना रहा है। फार्मूला किसका? विरंजक चूर्ण का। CaOCl2 विरंजक चूर्ण के याद रखना होगा। विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ होता है? तो वस्त्र उद्योग में, कपड़ा बनाने के फैक्ट्री में यूज होता है। और उपचायक है, क्या एक प्रकार का उपचायक। कल उपचयन दिखाए थे। तरह की फिर पानी में जो अति गंदा मतलब जो सब बैक्टीरिया वायरस आ जाता है उसको नाश करने के लिए, मारने के लिए फिल्टराइजेशन में यूज होता है इसका ना।
अब आता है बेकिंग सोडा। किसी चीज को खस्ता बनाने के लिए, जब खस्ता कचौड़ी बनता है तो खस्ता कचौड़ी बनाने में, पकौड़ा बनाने में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं जी ना। बेकिंग सोडा को खावा सोडा भी कहता है ना। इसको खाने को शीघ्रता से बनाने में इसका यूज किया जाता है कि जल्दी बन जाए। एंटासिड में मतलब कि एसिड बन गया तो बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक फायर जो होता है ना, फायर ब्रिगेड वाला आता है आग बुझाने के लिए, तो गैस मतलब कि बहुत सारा सोडा से भी काम चल सकता है। अब कहता है कि जब बने कैसे, तो कहेंगे कि NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जो है आपका NaONH3 और बनेगा तो अमोनिया क्लोराइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बन रहा है वही कहती है बेकिंग सोडा। तो फार्मूला होकर जाएगा आपका NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है। उसी प्रकार था धोने का सोडा। धोने का सोडे का नाम है मतलब कि साफ करने में काम आएगा। तब धोने का सोडा को क्षारीय लवण होता है। कहते हैं इसका फार्मूला दिया Na2CO3 10H2O। मैं याद रखा बट Na2CO3 और 10H2O बनेगा कैसे? तो कह रहा है कि Na2 और CO3 है और 10 गो है और 10 को जब जल मिलेगा तो ये बना देगा आपका। इसका यूज करती कांच उद्योग में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, बोरैक्स बनाने में। तो साबुन, कांच, अपमार्जक ये सब बनाने में धोने का सोडा काम कर। तो साबुन बनाए तब ना उसे धोगा, इसमें सोडा ही होता है। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी समझता है? नहीं समझता है। अरे पीओपी पुट्टी मारता है घर में, पीओपी होता है। डिजाइन बनता है अलग अलग ना, गोल का बना के चिपका देता है दीवार में ना, तो पीओपी के माध्यम से बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जो जिप्सम है, कहती जिप्सम, फार्मूला यहाँ है CSO4 × 2H2 है। जिप्सम है। जिप्सम को और गर्म करेंगे, कैसे करेंगे? गर्म करेंगे 273 केल्विन पर। किस ताप पर? 273 केल्विन ताप पर। तो कैल्शियम 1 सल्फेट 373 केल्विन है। तो कहता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाएंगे। कभी बना रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो बनाएगा तो जो कैल्शियम सल्फेट यही कहती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम बना सकते हैं जिप्सम। हाँ, जैसे कि गर्म किए हैं तो में से हाइड्रेट गर्म करते हैं तो जल तो निकल जाता है ना, तो जल डाल देंगे तब जिप्सम बन जाएगा। तो देखो, तो जिप्सम है तो पीओपी के फॉर्मूला भी आ गया। कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट है पीओपी। यहाँ आधा हाइड्रेट दे रहा है। तो कहा कि इसमें जल अगर डाल दे, कितना डाल तो क्या डाले? जल अगर एगो डाल दे आधा, तो कभी बनाएगा? जिप्सम बना देगा। और जिप्सम का यूज क्या थी होगा? तो जिप्सम का यूज मूर्ति बनाने में। क्या बनाने में? मूर्ति का जो सांचा बनता है वो बनाने में यूज होता है। हाथ टूटता है तो इसे बांध देता है गर्दन में। प्लास्टर हुआ तब प्लास्टर हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया है, उसको लेप दिया है और सूख गया तो जिप्सम बन गया है। जिप्सम बन गया तो मजबूत हो जाता है ना। तो बहुत सारे खिलौना बनाने में, फिर आपका मूर्ति का अथी ढांचा बनाने में ये सब यूज होता है। कथी? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। इतना प्री चैप्टर समाप्त। अब हम चलेंगे 3 चैप्टर में कल। जय हिंद, जय भारत।